हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ऑल नेक्स्ट एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। आज है हमारी बायोलॉजी पीवाईक्यू सीरीज़ का लगभग चौथी वीडियो है ये। ठीक है, तो ये आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट साबित होने वाली है ये सीरीज़। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं हम आज की वीडियो। तो जो क्वेश्चन नंबर 61 है, फॉस्फेट पॉल्यूशन इज कॉज्ड बाय। तो फॉस्फेट पॉल्यूशन मेनली जो है वो आपको, अगर इसका मैं करेक्ट आंसर बताऊं तो वो है ऑप्शन डी। ठीक है, सीवेज एंड एग्रीकल्चरल फर्टिलाइजर्स। अब सीवेज में जो है, अब यहाँ पे ये तीनों ऑप्शंस गलत हैं। क्यों? क्योंकि जैसे जो सीवेज है उसमें ह्यूमन वेस्ट है, साथ में आपके जैसे कपड़े धोते हैं, डिटर्जेंट, सोप्स, है ना, वो सारे भी हैं। साथ में एग्रीकल्चरल जो फर्टिलाइजर्स हैं उनमें भी काफ़ी मात्रा में वो फॉस्फेट प्रेजेंट होता है। एग्रीकल्चरल फर्टिलाइजर्स डालते तो आप खेतों में फसल के लिए, लेकिन ऐसा है कि वो पानी के साथ बह के वाटर बॉडीज़ में जब मिल जाता है तो उससे जो है वो पॉल्यूशन कॉज करता है। सीवेज में जो भी वाटर है वो फिर जो फॉस्फेट डिटर्जेंट्स वगैरह में प्रेजेंट है तो वो भी पॉल्यूशन करता है। तो इसीलिए ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 62 की अगर बात करें, की स्टोन स्पीसीज इन एन इकोसिस्टम आर। सबसे पहले की स्टोन स्पीसीज क्या होती हैं? दो दे आर लेस इन नंबर बट दे हैव लार्ज इन्फ्लुएंस इन मेंटेनिंग द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम। पहले तो ये डेफिनेशन होगी की स्टोन स्पीसीज की। अगर बात करें तो इनका जो इन्फ्लुएंस है वो बहुत ही ज़्यादा होता है, चाहे वो कम नंबर में प्रेजेंट हो। अगर हम जैसे एक एग्जाम्पल की बात करें, फिग का एग्जाम्पल आता है। फिग जो है ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में वो इट प्रोवाइड फूड। ठीक है, जब ऐसे टाइम में जब बाकी के फ्रूट्स पे बाकी जो प्लांट्स हैं उनमें फ्रूट्स नहीं आ रहे हैं, तो फिग ऐसे टाइम पे एनिमल्स और जो बड़े छोटे एनिमल्स हैं उनको फूड प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, तो वो उस टाइम पे मेंटेन कर रहा है उस इकोसिस्टम की फंक्शनिंग को। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, कंट्रीब्यूटिंग टू इकोसिस्टम प्रॉपर्टीज। क्वेश्चन नंबर 63 की अगर हम बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फ्री लिविंग एरोबिक नॉन फोटोसिंथेटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियम। अब यहाँ पे बात करें हम तो कैसा ऑर्गेनिज्म हमने ढूंढना है? एक तो पहले वो फ्री लिविंग हो, एरोबिक हो और नॉन फोटोसिंथेटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियम हो। ठीक है, अब हम बात करें इसका जो सही ऑप्शन है वो तो है ऑप्शन बी। ठीक है, अजोटोबैक्टर, ये सही ऑप्शन है। ये जो है वो फ्री लिविंग है, एरोबिक है, नॉन फोटोसिंथेटिक एंड नाइट्रोजन फिक्सिंग है। अगर हम बाकी ऑप्शंस की बात करें, जैसे राइजोबियम है आपका, राइजोबियम जो है वो फिक्स तो करता है नाइट्रोजन नाइट्रोजन को, लेकिन इसमें होती है सिम्बायोटिक एसोसिएशन। ठीक है, और अगर हम दूसरे नोस्टॉक की बात करें, नोस्टॉक जो है वो फोटोसिंथेटिक साइनोबैक्टीरियम है। ठीक है, और एजोस्पाइरलम, इसकी अगर बात करें तो ये जो है वो एनारोबिक बैक्टीरियम है। ठीक है, ये साइनोबैक्टीरियम है और ये एनारोबिक, और ये जो है वो सिम्बायोटिक एसोसिएशन के साथ होता है। तो इसीलिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है अजोटोबैक्टर। क्वेश्चन नंबर 64 की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इकोसिस्टम्स हैज़ हाईएस्ट ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो जो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है वो होती है आपके कोरल रीफ्स की। आप लोगों ने सोचा होगा ग्रास लैंड्स होंगे या फॉरेस्ट होंगे, नो, देयर कोरल रीफ्स। ऐसा है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ ऑटोट्रॉप्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, कोरल रीफ्स में बहुत सारे जीव जो हैं वो एक साथ मिल के रहते हैं। ठीक है, तो उस वजह से जो है वो उनका जो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है वो हाईएस्ट होती है सब में। ठीक है, और जैसे ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होती है, वो इट इज़ टोटल अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस्ड बाय इट्स प्रोड्यूसर्स। ठीक है, टोटल जो है वो ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस कर रहे हैं प्रोड्यूसर्स, यानी कि आपके ऑटोट्रॉप्स, उससे आप मेजर करते हैं ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। क्वेश्चन नंबर 65 की बात करें, इफ अ ट्री फ्लावर्स थ्राइस इन अ ईयर। कोई ट्री है वो 3 बार फ्लावर कर रहा है एक साल में, अक्टूबर, जनवरी, जुलाई, इन नॉर्दर्न इंडिया, इट इज़ सेड टू बी। ठीक है, अगर कोई ट्री जैसे 3 जो है वो बार अगर वो फ्लावर कर रहा है तो इसका मतलब है, जैसे आपको पता है अक्टूबर में मौसम चेंज होता है ना, टेम्परेचर एकदम से चेंज होता है। पहले गर्मी होती है तो क्या होता है, उसके बाद एकदम से आपको मौसम, अब जैसे अक्टूबर चल रहा है अभी इस टाइम पे, तो क्या है, मौसम ठंडा है ना, ठंडा हो रहा है धीरे धीरे, टेम्परेचर डिफरेंस आ रहा है। जनवरी में
आपको क्या होता है कि ठंड थोड़ी कम लग पड़ती है उन्हें, है ना। उसके बाद जुलाई में आपको पता है बरसात का मौसम होता है ना। पहले बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, लेकिन जुलाई और अगस्त आते आते क्या होता है, बरसात, थोड़ा सा टेम्परेचर में डिफरेंस आता है। तो एक्चुअली जो प्लांट्स होते हैं, ठीक है, वो कैसा प्लांट होगा, इट इज़ फोटो एंड थर्मोसेंसिटिव, ठीक है। मतलब अगर वो ट्री इस तरह ऐसे फ्लावर कर रहा है 3 बार, तो वो एक तो फोटो सेंसिटिव है, साथ में थर्मो सेंसिटिव है, ठीक है। क्योंकि जो फ्लावरिंग है वो डिपेंडेंट होती है चेंजेस इन लाइट एंड टेम्परेचर। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 65 का, वो है ऑप्शन डी, फोटो एंड थर्मो सेंसिटिव। क्वेश्चन नंबर 66 की अगर हम बात करें, प्लांट डाइज फ्रॉम प्रोलॉन्ग्ड वाटर लॉगिंग बिकॉज, जो प्लांट्स हैं वो बहुत ज़्यादा देर तक, जैसे पानी बहुत ज़्यादा भर जाए, है ना, उनकी जड़ों में, तो वो ऑलमोस्ट जो प्लांट्स हैं वो मर जाते हैं। तो ऐसा क्यों है, तो ऐसा इसलिए है क्योंकि जो रूट रेस्पिरेशन है वो हो जाती है स्टॉप, ठीक है। रूट रेस्पिरेशन स्टॉप्स, ठीक है। तो उस वजह से जो है अब रेस्पिरेशन स्टॉप होगी तो ऑक्सीजन नहीं जा रही है ना, मतलब गैसेस प्लांट के अंदर मूव नहीं कर पा रही है, ठीक है। प्लांट्स, वाटर ने उसकी जगह ले ली है, तो इसी वजह से जो है वो प्लांट जो है वो मर जाता है। वाटर लॉगिंग का मतलब ही क्या है, सैचुरेशन ऑफ सॉइल विद वाटर, है ना। इट एक्सक्लूड्स एयर एंड रूट कैन नॉट एबल टू रेस्पायर ड्यू टू एब्सेंस ऑफ एयर। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 67 की अगर बात करें, फॉर्मेशन ऑफ ओजोन होल इज मैक्सिमम ओवर। तो आपको पता है कि ओजोन होल सबसे ज़्यादा कहाँ पे, अंटार्कटिका में है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 68 की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओपिएट नार्कोटिक। आपको पता है कि ओपिएट जो नार्कोटिक्स हैं वो कहाँ से मिलते हैं, वो है ओपियम, जो आपका पॉपी प्लांट है, पापावर सोमनीफेरम उसका साइंटिफिक नाम, या पॉपी प्लांट, उससे आपको ये मिलते हैं। और इसके जो डेरिवेटिव्स हैं, मॉर्फिन, कोडीन, ऑक्सोकोडोन, है ना, तो वो इससे मिलते हैं पॉपी प्लांट से। तो वो सारे एक ही से मिल रहे हैं, तो यहाँ पे सिर्फ मॉर्फिन है जो कि इसका नार्कोटिक है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 69 की अगर बात करें, इफ पर्सन शोज प्रोडक्शन ऑफ इंटरफेरॉन इन हिज बॉडी, द चांसेस आर दैट ही हैज़ गॉट एन इन्फेक्शन ऑफ। इंटरफेरॉन्स पहले अब आपको पता होना चाहिए कि इंटरफेरॉन्स बनते कब हैं। तो इंटरफेरॉन्स दे आर प्रोटीन्स विच आर प्रोड्यूस्ड बाय सेल्स infected with virus, okay, and provide protection to other healthy cells against infection, ठीक है। तो जो वायरस इन्फेक्टेड सेल्स हैं, इंटरफेरॉन जो है प्रोड्यूस्ड बाय वायरस इन्फेक्टेड सेल्स, ये आपको पता होना चाहिए, है ना। वायरस इन्फेक्टेड सेल्स ये बना रही हैं, क्यों बना रही हैं, ताकि जो साथ वाली सेल है उस पर इन्फेक्शन ना हो, ठीक है। तो अब यहाँ पे ऑप्शन तो है नहीं कि वायरस लिखा है डायरेक्ट, अब आपको डिजीजेज दे रखी हैं। तो अब इन डिजीजेज को जो कॉज करने वाले ऑर्गेनिज्म हैं उनसे आपको पता लगाना पड़ेगा कि उसको कौन सा इन्फेक्शन हुआ है ना, वो वायरस है, ये बैक्टीरियम है। तो अगर हम जो है फर्स्ट ऑप्शन को देखें, टाइफॉइड, तो टाइफॉइड जो है वो एक बैक्टीरियल डिजीज़ है और इसको कॉज करता है सैल्मोनेला टाइफी, ठीक है, सैल्मोनेला टाइफी। और अगर हम जो है टेटनस की बात करें, टेटनस को कॉज करता है क्लोस्ट्रीडियम टेटनी, ठीक है, क्लोस्ट्रीडियम। और अगर हम मलेरिया की बात करें तो इसको कॉज करता है प्लाज्मोडियम, और ये प्रोटिस्ट है। अब मीजल्स जो हैं इनको, ये जो है एक वायरल इन्फेक्शन है इनमें से, ठीक है, इसको वायरस कॉज करता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, ठीक है, मीजल्स। क्वेश्चन नंबर 70 की बात करें, एमनियोसेंटेसिस इज अ टेक्निक। एमनियोसेंटेसिस एक टेक्निक होती है जो कि
किस काम आती है वो हम यहाँ पे ऑप्शन में ढूंढेंगे, ठीक है। तो अब मैं आपको पहले एमनियोसेंटेसिस के बारे में बता दूँ कि एमनियोसेंटेसिस एक टेक्निक है जिसमें जो एमनियोटिक फ्लूइड है उसको निकाला जाता है, ठीक है, और उससे जो है वो जो भी बेबी में क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़ है, ठीक है, उनको स्टडी किया जाता है ना, उसको मतलब उसको डिटेक्ट किया करने में हेल्प करती है ये टेक्निक। साथ में एक मैं और बात बता दूं, एमनियोसेंटेसिस जो है वो बैंड है हमारे देश में। क्यों? क्योंकि इससे जो है वो बेबी का आप जेंडर भी पता लगा सकते हैं, तो इसीलिए ये हमारे देश में तो ये बैन है, ठीक है। तो करेक्ट क्वेश्चन नंबर 70 का जो करेक्ट ऑप्शन है, यहाँ पे जो सही ऑप्शन बैठ रहा है वो है ऑप्शन सी, बाय विच एनी क्रोमोसोमल एनोमलीज इन फीटस कैन बी डिटेक्टेड। Question number 71 is site of respiration in bacteria. Site of respiration in bacteria is mesosomes. इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, mesosomes का दूसरा नाम कॉन्ट्रियोसोम्स भी है, ठीक है। ये हमने जो हमारी पहली वीडियो थी उसमें भी ये क्वेश्चन सॉल्व किया है। अगर आप हमारी सीरीज कॉन्टिन्यूसली देख रहे हैं तो आपको पता होगा। क्वेश्चन नंबर 72 की अगर बात करें, जिबरेलिन्स इंड्यूस, तो आपने देखा होगा कि कई क्वेश्चन जो है वो रिपीट होते हैं, ठीक है। तो ये आपके लिए तभी ये सीरीज जो है वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ड्यू टू रिपीटेड क्वेश्चंस, ठीक है, जो भी क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं उनको आप जब बार बार पढ़ते हैं कोई भी चीज़ तो आपको वो चीज़ ऑटोमेटिकली याद हो जाती है। तो इसीलिए आपके लिए ये सीरीज़ इम्पॉर्टेंट है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो PYQs है उनको सॉल्व करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 72 की बात करें, जिबरेलिन्स इंड्यूस। अब हम जिबरेलिन्स की बात करें तो जो है वो दे ब्रेक्स एक्चुअली सीड डॉर्मेंसी को वो ब्रेक करते हैं। पहले तो ये पता होना चाहिए आपको, दे ब्रेक सीड डॉर्मेंसी, ठीक है, ये सीड डॉर्मेंसी को ब्रेक करते हैं। तो अगर सीड डॉर्मेंसी को वो ब्रेक कर रहे हैं यानी कि सीड जर्मिनेशन को इंड्यूस कर रहे हैं वो, है ना, जर्मिनेशन स्टार्ट हो रही है, तो वो क्या होगा, जो भी उसके जो सीड जर्मिनेशन जैसे ही स्टार्ट होती है तो जिबरेलिन्स क्या करते हैं, वो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स को उसकी प्रोडक्शन करते हैं। तो उसकी वजह से जो भी रिजर्व फूड है सीड में वो सॉल्यूबल होने लग पड़ता है ना, सॉल्यूबलाइज होने लग पड़ता है, तो उस वजह से वो सीड जो है वो जर्मिनेट होता है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 73 की अगर बात करें, NADH इज जनरेटेड थ्रू। अब आपको पता होना चाहिए जो NADH है वो भी ATP की तरह एनर्जी मॉलिक्यूल है, ठीक है। अब ये मतलब बनता कब है, अब मैं आपको बता दूं कि जो NADH है वो आपका बनता है ड्यूरिंग ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस के टाइम NADH बनता है। और अगर हम बाकी बात करें फोटोसिस्टम 1 और फोटोसिस्टम 2 में, तो इनमें NADPH बनते हैं, ठीक है, NADPH। तो ये बात आपने याद रखनी है कि इन दोनों में NADPH। देखो अगर आप अब जैसे कोई चीज़ें होती हैं हम भूल जाते हैं तो आप ट्रिक्स बना लो। जैसे हम NADPH की बात कर रहे हैं तो P आ रहा है उसमें, तो P फॉर फोटोसिंथेसिस आप ऐसे याद रख सकते हो, ठीक है, NADPH। तो क्वेश्चन नंबर 73 आपका सॉल्व हो गया। 74th क्वेश्चन देखिए, अ पिगमेंट विच एब्जॉर्ब्स रेड एंड फार रेड लाइट। अब यहाँ पे अगर हम पिगमेंट की बात करें तो कौन सा ऐसा पिगमेंट है जो कि रेड और फार रेड लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, फाइटोक्रोम है, ठीक है, पहला ही ऑप्शन सही है। एक्चुअली ये एक फोटो रिसेप्टर प्रोटीन है जो कि रिस्पॉन्ड करती है, जैसे जो लाइट है वो रेड और फार रेड रीजन में होगी विजिबल स्पेक्ट्रम की। तो फाइटोक्रोम जो है वो 2 फॉर्म्स में मिलता है, PR एंड PFR, ठीक है। तो PR का मतलब है जो PR है वो एब्जॉर्ब करेगा रेड को, PFR करेगा फार रेड को, ठीक है। तो फाइटोक्रोम इसका करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 75 की अगर हम बात करें, ड्यूरिंग सेल डिवीजन इन एपिकल मेरिस्टेम द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अपीयर्स इन। अब सेल डिवीजन हो गई आपकी, है ना, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वापस कब आ जाती है। अब क्या होता है आपको पता है, सेल डिवीजन मेटाफेज, है ना, एनाफेज, टीलोफेज। तो सबसे पहले आपको पता है पहला फेज होता है आपका प्रोफेज, है ना,
प्रोफेज, फिर आता है मेटाफेज। अब आपको ना थोड़े थोड़े मैं इसके, फिर एनाफेज, और लास्ट में आता है आपका टीलोफेज। तो अगर हम बात करें प्रोफेज की, तो सबसे पहले जब प्रोफेज होता है तो प्रोफेज में जो आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ना, और क्रोमेटिन मटेरियल है, क्रोमेटिन है, वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो जाती है डिसअपियर, और क्रोमेटिन हो जाता है कंडेंस, है ना, क्रोमोसोम्स बन जाते हैं उसमें। तो प्रोफेज में तो ये हो गया। मेटाफेज में वो जो क्रोमेटिन जो कंडेंस हो गए हैं वो एक प्लेट की तरह इकट्ठे हो जाते हैं, मेटाफेज प्लेट बोलते हैं, है ना, बीच में वो इकट्ठे हो जाते हैं एक लाइन में। एनाफेज में क्या होता है कि जो आपके सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं वो सेपरेट हो जाते हैं और डिफरेंट सेल्स में चले जाते हैं, है ना, इस तरह से। मतलब अभी ये इस तरह से होने लगा है, मतलब इस साइड को मूव करके कुछ इस साइड को, ठीक है, इस तरह से वो चले गए। टीलोफेज में क्या होता है कि अब इनके अराउंड फिर दोबारा से मेम्ब्रेन आ जाएगी, ठीक है, तो मेम्ब्रेन आ गई तो टीलोफेज में जो है वो ये सब कुछ होता है। तो ऑप्शन सी था आपका टीलोफेज। यहाँ पे पूरा दिख नहीं रहा है ये, है ना, ठीक है, थोड़ा सा टीलोफेज है ये। तो ये है टीलोफेज। क्वेश्चन नंबर 76 अगर आप देखें, वाटर पोटेंशियल इन द लीफ टिश्यू इज पॉजिटिव ड्यूरिंग, है ना, तो वाटर पोटेंशियल जो है वो लीफ टिश्यू में पॉजिटिव कब होता है। अब मैं आपको बता दूं कि वाटर पोटेंशियल, अब वाटर में भी एक पोटेंशियल होता है ना, एक एनर्जी होती है वाटर में भी। अब वाटर जो है वो आपको पता है कि मूव करता है ना, उसके में एनर्जी है। अब मैं आपको बताऊं कि जो प्योर वाटर होता है ना, उसका वाटर पोटेंशियल सबसे ज़्यादा होता है, और प्योर वाटर का ऑलमोस्ट जो है वो आपको पता है 0 वाटर पोटेंशियल होता है। ये भी क्वेश्चन आता है एक्चुअली, ठीक है, तो ये आप याद कर सकते हैं कि 0 वाटर पोटेंशियल ये है प्योर वाटर का। तो प्योर वाटर का है 0। अगर प्योर वाटर का 0 है, ठीक है, अगर मान लो कि आपके पास कोई प्योर वाटर है, ठीक है, अगर आपने उसमें कोई सॉल्यूट मिक्स कर दिया, तो सॉल्यूट जैसे ही आप मिक्स करेंगे तो वो नेगेटिव में चला जाएगा फिर उसका वाटर पोटेंशियल। ये बात याद रखना कि जितना ज़्यादा सॉल्यूट होगा उतना ही ज़्यादा नेगेटिव वाटर पोटेंशियल होगा, ठीक है। तो अब जैसे हम बात करें वाटर पोटेंशियल इन द लीफ टिश्यू इज पॉजिटिव ड्यूरिंग, तो कब होगा वाटर पोटेंशियल लीफ टिश्यू में पॉजिटिव, तो वो होगा, अब जैसे एक्सेसिव ट्रांसपिरेशन का मतलब है एक्सेसिव वाटर लॉस, है ना, अब वाटर लॉस ज़्यादा हो रहा है तो वाटर पोटेंशियल, वाटर लॉस हो गया है ना, तो वाटर पोटेंशियल ज़्यादा कैसे हो सकता है, यहाँ पे लो को नहीं है, यहाँ पे है लो, है ना, लो ट्रांसपिरेशन। तो ट्रांसपिरेशन लो है, इसका मतलब है कि लीफ के अंदर ज़्यादा वाटर है, ठीक है, तो लीफ के अंदर ज़्यादा वाटर है तो इसका मतलब क्या है, यस वाटर पोटेंशियल इज पॉजिटिव, ठीक है, ये ठीक है। एक्सेसिव एब्जॉर्प्शन भी इसका गलत है, गटेशन भी नहीं है, ठीक है। तो अगर हम बात करें लो ट्रांसपिरेशन का मतलब है नो लॉस ऑफ वाटर, ठीक है, लो या बिल्कुल भी वाटर लॉस नहीं है, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो लीफ टिश्यू के अंदर रह रहे हैं, ठीक है, तो उस वजह से टिश्यू के अंदर अगर ज़्यादा वाटर रह रहा है तो वो वाटर जो है वो पॉजिटिव वाटर पोटेंशियल है उसका। प्योर वाटर में आपको बता दिया मैंने कि 0 वाटर पोटेंशियल होता है, और जैसे ही सॉल्यूट इंक्रीज वैल्यू, ठीक है, आप सॉल्यूट की वैल्यू जो है वो इंक्रीज करेंगे तो आपका वाटर पोटेंशियल जो है वो ज़्यादा नेगेटिव हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77, इफ एन एंजियोस्पर्मिक मेल प्लांट इज डिप्लॉयड एंड फीमेल प्लांट इज टेट्राप्लॉयड, द प्लॉयडी लेवल ऑफ एंडोस्पर्म विल। अब आपको मैं बता दूं कि सबसे पहले देखो प्लांट कैसा है, इट इज़ एन एंजियोस्पर्मिक मेल प्लांट, एंजियोस्पर्म है, ठीक है। अब एंजियोस्पर्म्स में आपको पता है कि जैसे ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है तो यहाँ पे एक चीज़ आपने सुनी होगी, एक टर्म आपने सुनी होगी, ट्रिपल फ्यूज़न, है ना, ट्रिपल फ्यूज़न होता है, ट्रिपल फ्यूज़न हुआ है ना फर्टिलाइजेशन के टाइम पे। तो ट्रिपल फ्यूज़न क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जो फीमेल गैमेटोफाइट है उसके पास 2 पोलर न्यूक्लियाई होते हैं, ठीक है, 2 पोलर न्यूक्लियाई हैं, ठीक है, और साथ में वो होते भी क्या हैं, डिप्लॉयड हैं, 2 पोलर न्यूक्लियाई और साथ में वो हैं 2 पोलर न्यूक्लियाई,
पोलर न्यूक्लियाई। अब यहाँ से ही समझो आप, अब यहाँ पे देखो 2 पोलर न्यूक्लियाई हैं और साथ में वो उनका प्लॉइडी भी 2n है। अब आपको पोलन ग्रेन पता है ना? पोलर एंडोस्पर्म कब बनेगा? जब ये फ्यूज करेंगे पोलन ग्रेन के साथ। अब पोलर न्यूक्लियाई हैं डिप्लॉइड, ठीक है, तो 2 हैं और वो नंबर में, तो उनकी प्लॉइडी जैसे 2 × 2 क्या हो गए? 4 हो गए वो, ठीक है, 4n बन गए वो। और अगर हम बात करें आपके पोलन ग्रेन की, तो पोलन आपको पता है वो होता है हैप्लॉइड, ठीक है, तो 1n, तो 4 + 1 क्या हो गया? 5। तो इसका जो एंडोस्पर्म है उसकी जो प्लॉइडी होगी वो पेंटाप्लॉइड होगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 78 अगर हम लोग देखें, क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल एट इट्स कार्बन एटम 3 ऑफ द पायरोल रिंग 2 हैज वन ऑफ द फॉलोइंग। तो ऐसा है कि जो क्लोरोफिल ए का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, तो उसमें जो आपका कार्बन नंबर 3 है पायरोल रिंग का, पायरोल रिंग नंबर 2, तो उसमें जो है वो एक मिथाइल ग्रुप जो है वो जुड़ा होता है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 79, हेटेरोस्पोरी एंड सीड हैबिट आर ऑफन एग्जिबिटेड बाय प्लांट पोजेसिंग। तो हेटेरोस्पोरी जो है वो ज़्यादातर यहाँ पे एक लिंग्यूल नाम का स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। लिंग्यूल एक जो स्केल लाइक स्ट्रक्चर होता है एक्चुअली, ठीक है, जो लीफ के बेस पे मिलता है ऑन एडेक्सियल साइज, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है लिंग्यूल। क्वेश्चन नंबर 80, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर विल नॉट बी कॉमन टू माइटोटिक सेल ऑफ अ हायर प्लांट्स। तो इनमें हायर प्लांट्स जो विल नॉट बी कॉमन इन माइटोटिक सेल्स ऑफ हायर प्लांट्स, तो यहाँ पे कौन सा स्ट्रक्चर नहीं मिलेगा? तो यहाँ पे जो है वो स्ट्रक्चर है वो सेंट्रियोल है। तो सेंट्रियोल क्यों है? जो सेंट्रियोल जो है वो एक्चुअली जैसे ही सेल्स डिवाइड करती हैं तो सेंट्रियोल जो है वो मतलब लॉस्ट हो जाता है ड्यूरिंग, क्या करता है, क्योंकि वो स्पिंडल फॉर्मेशन कर देता है वो सेल डिवीज़न के टाइम पे, तो और बाद में फिर वो क्या हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सेंट्रियोल। क्वेश्चन नंबर 81, द हेरिडिटरी मटीरियल प्रेजेंट इन द बैक्टीरियम ई कोलाई। अब ई कोलाई जो होता है बैक्टीरियम, उसमें प्रेजेंट होता है आपका डबल स्ट्रैंडेड नेकेड डीएनए, ठीक है, डबल स्ट्रैंडेड नेकेड डीएनए। और जेनेटिक मटेरियल, एक और इसके बारे में अगर बात कराएं, जो जेनेटिक मटेरियल विदाउट न्यूक्लियर एनवेलप है उसको एक और नाम भी देते हैं न्यूक्लियोइड। ये भी आपसे न्यूक्लियोइड के बारे में क्वेश्चन भी आ सकता है आपके पास। तो यानी कि ऐसा जेनेटिक मटेरियल जिसमें न्यूक्लियर एनवेलप नहीं है उसको न्यूक्लियोइड भी बोलते हैं। जैसे बैक्टीरियम में न्यूक्लियोइड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, यानी कि उसका जेनेटिक मटेरियल जो है विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 82, द कोडोन्स कॉजिंग चेन टर्मिनेशन आर। तो आपको पता है चेन टर्मिनेशन जो है वो ये करते हैं UAG, UGA, UAA। अगर आपके इसके नाम अगर बात करें, UAG ओकरे, UGA एम्बर एंड UAA ओपल, ठीक है। इनको स्टॉप कोडोन्स भी बोलते हैं, ठीक है, और इनको स्टॉप कोडोन्स इसलिए बोलते हैं वो ट्रांसलेशन को रोकते हैं एक्चुअली, ठीक है। अगर हम अब ये स्टॉप कोडोन्स हैं, अगर आपके पास स्टार्ट कोडोन्स की बात करें हम लोग, ठीक है, तो स्टार्ट कोडोन्स में आपके स्ट्रक्चर आ जाते हैं, रुकना ज़रा, यहाँ पे आपके लिए स्टार्ट कोडोन्स लिख दूँ मैं, वेट, स्टार्ट कोडोन्स जैसे AUG, अब जैसे AUG बड़ा U है, ठीक है, और साथ में GUG, ये आपके स्टार्ट कोडोन्स हैं और ये आपके स्टॉप कोडोन्स। तो क्वेश्चन नंबर 82 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी। 83 देखिए, जीन आर पैकेज्ड इनटू द बैक्टीरियल क्रोमोसोम सम बाय। तो क्रोमोसोम्स, बैक्टीरियल क्रोमोसोम्स हैं, तो जीन्स जो हैं वो उनको पैकेज कैसे किया जाता है,
तो उनको जो अब जैसे पैकेज किया जाता है तो उनका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बेसिक प्रोटीन्स। ठीक है, बैक्टीरिया में जो डीएनए है वो नेगेटिवली चार्ज्ड, ठीक है, नेगेटिव चार्ज होता है बैक्टीरिया के डीएनए पे। ठीक है, बैक्टीरियल डीएनए पे अगर हम बात करें तो इनको जो है पॉजिटिवली चार्ज जो प्रोटीन्स हैं वो साथ में बाउंड करके रखती हैं। ठीक है, तो और वो फिर क्या बनाएंगी, वो न्यूक्लियोइड। ठीक है, अब 84th जो क्वेश्चन है, डीएनए सिंथेसिस कैन बी स्पेसिफिकली मेजर्ड बाय एस्टिमेटिंग द इनकॉर्पोरेशन ऑफ रेडियोलेबेड। अब यहाँ पे बात किसकी हो रही है, डीएनए सिंथेसिस की। ठीक है, अब आपको अब जैसे यहाँ पे ऑप्शन में है यूरेसिल, एडेनिन, थायमिडिन, डीऑक्सीराइबोस। अब डीएनए और आरएनए को सबसे पहले अगर हम कंपेयर करें, ठीक है, तो डीएनए में क्या होता है, ए, एडेनिन, थायमिन, गुआनिन, साइटोसिन, और आपके आरएनए में क्या होता है, एडेनिन और थायमिन की जगह यूरेसिल होता है और बाकी तो सेम है। ठीक है, राइबोस शुगर, एक इसमें डीएनए में डीऑक्सीराइबोस, इसमें राइबोस शुगर। तो अगर हम इन दोनों में देखें, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, थायमिन और यूरेसिल का। ठीक है, अगर यूरेसिल ज़्यादा होगा तो आप आरएनए को पता लगा सकते हो, उसकी सिंथेसिस का पता लगा सकते हो। तो अगर थायमिन को देखेंगे आप, थायमिन ज़्यादा होगा तो यानी कि थायमिन ज़्यादा है तो इसका मतलब डीएनए की सिंथेसिस ज़्यादा हुई। ठीक है, तो इससे आप पता लगा सकते हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, थायमिडिन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 85 अगर हम लोग देखें, Which of the following plants will lose its economic value if its fruits are produced by induced parthenocarpy? ठीक है, अब induced parthenocarpy प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट्स विदाउट फर्टिलाइजेशन, है ना, फ्रूट्स आप विदाउट जो फर्टिलाइजेशन के बना रहे हो तो आप उसको पार्थिनोकार्पी बोलते हैं। आप जैसे इसमें एग्जांपल पढ़ते हैं, नेचुरली बनाना पड़ते हैं आप। ठीक है, तो अगर हम देखें ग्रेप्स, आपको पता है कि सीडलेस ग्रेप्स, है ना, तो अगर ग्रेप्स में सीड्स होते हैं तो आप उसको खाना पसंद नहीं करेंगे, है ना, सीड वही सीडलेस आएगा तो आपको अच्छा लगेगा। तो इसमें तो कोई मतलब इकोनॉमिक वैल्यू की लॉस नहीं हो रहा, बल्कि ये बढ़ जाएगी इसकी इकोनॉमिक वैल्यू। अगर हम ऑरेंज की बात करें, है ना, सीड्स जो हैं आपको बुरे लगते हैं खाने में, है ना, तो अगर सीडलेस होंगे तो इकोनॉमिक वैल्यू ऑलमोस्ट इंक्रीज होगी, है ना, अल्टीमेटली इंक्रीजेस। बनाना की बात करें तो आपको इसको पता ही है कि सीडलेस होगा तो सीडलेस है ना, तो भी आप तो ही आपको अच्छा लगता है इसको खाना। अब पोमेग्रेनेट की बात करें तो पोमेग्रेनेट में ऐसा है कि जो इसकी इकोनॉमिक वैल्यू है इसके फ्रूट्स की वो घट जाएगी। क्यों? क्योंकि इसके जो ऑलमोस्ट सीड्स हैं वो ही एडिबल है। ठीक है, सीडलेस इसकी मतलब वो आप उस पोर्शन को भी खाते हैं, तो इसकी जो इकोनॉमिक वैल्यू है वो इस वजह से कम हो जाएगी। अब क्वेश्चन नंबर 86 अगर देखें, अ म्यूटेशन एट वन बेस ऑफ द फर्स्ट कोडोन of a gene produces a non-functional protein, such a mutation is known as। ठीक है, अगर नॉन फंक्शनल प्रोटीन बन रही है तो ऐसी जो म्यूटेशन है उसको क्या बोलते हैं। अब आपको मैं अगर एक चीज़ बताऊं कि अगर आपके पास कोई जीन सीक्वेंस है, अब यहाँ पे अगर मैं कोशिश करूं इसको बनाने की, अब जैसे आपके पास यहाँ पे एक मान लो मैं एक सीरीज़ मतलब एक बनाती हूँ, ए सी जी टी, ए सी जी टी टी सी ए, ये अपनी मर्जी से ले रही हूँ मैं। ठीक है, टी ए जी। ठीक है, अब मान लो कि इसमें आपने एक म्यूटेशन हो गई, इसमें मान लो इस जगह पे म्यूटेशन हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे म्यूटेशन हो गई, बाद में म्यूटेशन होने के बाद हो गई ट्रांसक्रिप्शन हो रही है यहाँ पे, है ना। तो ट्रांसक्रिप्शन के बाद आपको पता है ना कि इसका कॉम्प्लीमेंट्री ये आएंगे यहाँ पे बेस पेयर्स। तो जैसे ए के साथ यू, फिर जी सी ए यू जी यू ए जी यू यू ए
सी, ठीक है। ये आपका क्या बन गया, अब यहाँ पे जी जो है वो यहाँ से क्या हो गया था, ये मतलब यहाँ पे म्यूटेशन हुई, जी की जगह मान लो क्या आ गया था, ए आ गया था, है ना, ये ए जुड़ गया था यहाँ पे। अब इसीलिए ए जुड़ा था तो ऐसे यहाँ पे इस जगह पे क्या आना था, ए जुड़ा था, है ना, तो अगर जी होता यहाँ पे तो यहाँ पे सी आना था, लेकिन ए जुड़ा है तो उस वजह से यहाँ पे क्या आ गया, यू आ गया, ठीक है। ए जुड़ा तो इसलिए यहाँ पे यू आ गया। अब यहाँ पे देखो, जब इसकी आप ट्रांसलेशन करेंगे, है ना, तो क्या होगा, एक तो ये बन गई आपके पास अमाइनो एसिड, एक तो ये बन गया, फिर ये यू ए ए आ गया, और यू ए ए आपने पढ़ा है कि ये स्टॉप कोडोन है, ठीक है। तो यहाँ पे ये स्टॉप प्रोटीन आ गए, अब इससे ज़्यादा प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगी, है ना, तो यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस इट विल स्टॉप, अब ये रुक गई। तो यहाँ पे ये छोटा सा नॉन फंक्शनल, अब ये प्रोटीन पूरी नहीं बनी तो ये फंक्शन में पूरा परफॉर्म नहीं कर पाएगी, है ना, तो ये छोटी सी नॉन फंक्शनल प्रोटीन होगी। तो यहाँ पे सिर्फ 2 अमाइनो एसिड वाली आपको प्रोटीन मिल रही है जो कि नॉन फंक्शनल रहेगी। तो यहाँ पे ऐसा है, तो इसको म्यूटेशंस को मिस सेंस, मतलब इसकी कोई सेंस नहीं बन रही है, मिस सेंस म्यूटेशन बोलते हैं यहाँ पे, और नॉन सेंस और मिस सेंस सेम है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 87 अगर देखें, आफ्टर क्रॉसिंग 2 प्लांट्स द पायरोजेनिक आर फाउंड टू बी मेल स्टेराइल, this phenomena is found to be maternally inherited and it is due to the some gene which resides in। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, बोला है कि मेल स्टेराइल है और मैटरनली इनहेरिटेड बोला है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पता होगा जो मैटरनल इनहेरिटेंस होती है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है जो भी एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जीन्स होते हैं, ठीक है, जो न्यूक्लियस के बाहर जो जीन्स प्रेजेंट होते हैं उनकी वजह से आपके पास ये मैटरनल इनहेरिटेंस होती है, ठीक है। तो वो इनहेरिटेंस जो है, वो जो जीन्स हैं वो साइटोप्लाज्म में मिलते हैं, ठीक है। साइटोप्लाज्म के कहाँ पे, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में मिलते हैं, ठीक है। और ये जो है मेंडेलियन इनहेरिटेंस को फॉलो नहीं करते हैं, ठीक है, मतलब मदर का इम्पैक्ट जो है वो ज़्यादा होगा। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 88 की, हाउ मैनी माइटोटिक डिविजन्स आर नीडेड फॉर अ सिंगल सेल टू मेक 128 सेल्स, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए। आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, आपको पता है जैसे 2 से 4 सेल्स बनते हैं, 4 से डबल हो जाएगा ना 8, 8 से 64, ठीक है, 64 से 128, इस तरह से। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है 7, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 89 अगर हम देखें, in which of the following is the key intermediate compound linking glycolysis of the Krebs cycle, ठीक है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 89 है इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है एसिटाइल कोएंजाइम ए, जो है ये एक 2 कार्बन कंपाउंड है, ठीक है, और ये क्रैब साइकिल में आपको पता है ये एंटर करता है। तो ये जो है वो बनता कब है, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोजाइलेशन ऑफ पायरुविक एसिड्स की वजह से ये बनता है। पायरुविक एसिड बनता है ग्लाइकोलाइसिस में, ठीक है, पायरुविक एसिड 3 कार्बन कंपाउंड है, ठीक है, और क्रैब साइकिल में एसिटाइल कोएंजाइम ए जो है वो ऑक्सैलो एसिटिक एसिड के साथ कंबाइन होकर सिट्रिक एसिड बनाता है। क्वेश्चन नंबर 90 की बात करें, एन एल्गा वेरी रिच इन प्रोटीन, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है क्लोरेला। क्लोरेला और स्पाइरुलिना ये दोनों जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा प्रोटीन रिच होते हैं, इनको एज अ सिंगल सेल प्रोटीन इनको यूज़ कर सकते हैं, यानी कि प्रोटीन सप्लीमेंट की तरह, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 91 की अगर हम बात करें, अ वुमेन विद 2 जीन्स फॉर हीमोफिलिया एंड अ जीन फॉर कलर ब्लाइंडनेस इज वन ऑफ द एक्स क्रोमोसोम, ठीक है, मैरीज अ नॉर्मल मैन, हाउ विल द प्रोजेनी बी। एक कोई लेडी है, 2 जीन्स हैं उनके पास, एक हेमोफिलिया और कलर ब्लाइंडनेस का, ऑन वन ऑफ द एक्स क्रोमोसोम, एक ही एक्स क्रोमोसोम पे है, यानी कि कॉम्बिनेशन कैसा बनेगा, मतलब उसके पास ऐसे हैं और इन दोनों पे ही एक ही पे क्या प्रेजेंट है, एक हेमोफिलिया वाला और एक कलर ब्लाइंडनेस वाला, दूसरा इस पे कोई डिजीज़ नहीं है, और इसकी शादी हो रही है किसके साथ, एक नॉर्मल मैन के पास क्या कॉम्बिनेशन होता है,
एक्स वाई होता है, ठीक है। अगर हम इन दोनों में शादी करवा दें, है ना, तो प्रोजेनी कैसी बनेगी, तो आप इसका पुनेट स्क्वायर बना के देख लो, है ना। तो एक्स ये डिजीज्ड है, एक्स और सी, और ये है एक्स और ये एक्स और वाई। अब यहाँ पे ये वाला जो है वो डिजीज्ड बनेगा, है ना, और एक्स, और यहाँ पे एक्स और एक्स, एक्स और ये डिजीज्ड सी, और एक्स वाई। अब यहाँ पे प्रोजेनी कैसी बन रही है, सन, ये एक्स और वाई है, ठीक है। अब देखो सन जो है 50% जो सन है वो इन्फेक्टेड है, ठीक है। 50% सन जो है वो नॉर्मल है, एक सन बिल्कुल नॉर्मल है। 50% जो डॉटर है वो, आपको पता है कि फीमेल हमेशा कैरियर होती है, जब तक अगर दोनों एक्स क्रोमोसोम पे डिजीज़ होती है तो उसको आप डिजीज, फीमेल डिजीज़ तभी होगी जब दोनों एक्स क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होंगे जीन्स, अदरवाइज फीमेल हमेशा कैरियर होती है इस डिजीज़ की। तो फीमेल यहाँ पे ये कैरियर है, एक कैरियर है और एक बिल्कुल नॉर्मल है, ठीक है। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 91 है, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, 50% हेमोफिलिक कलर ब्लाइंडनेस, ब्लाइंड सन्स, 50% नॉर्मल सन। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 92 की अगर बात करें, जेनेटिक इंजीनियरिंग इज पॉसिबल बिकॉज, तो इट इज़ पॉसिबल बिकॉज ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, क्योंकि यही डीएनए को स्पेसिफिक सीक्वेंसेस पे काटने का काम करते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 93 की, इफ मेंडल हैड स्टडीड द 7 ट्रेट्स यूजिंग अ प्लांट with 12 chromosome instead of 14, in what way would the interpretation have been different। तो मेंडल ने, आपको पता है कि 7 कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स स्टडी किए थे, और मेंडल बहुत लकी था कि इसने जो भी स्टडी किए उसमें से लिंकेज किसी में नहीं आई, ठीक है। अगर लिंकेज आती तो मेंडल कंफ्यूज हो जाता, है ना, कि ये हो कैसे रहा है, क्योंकि उस टाइम पे लिंकेज का कॉन्सेप्ट आया ही नहीं था। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो जो उसका लॉ है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है, कि जो सेग्रीगेट हो जाते हैं वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट हो जाते हैं एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन, ठीक है, गैमीट फॉर्मेशन। तो ये जो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का लॉ है ये कभी भी नहीं आता, ही वुड नॉट हैव डिस्कवर्ड द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। क्वेश्चन नंबर 94 की अगर बात करें, द केमिकल नाइव्स ऑफ डीएनए, डायरेक्ट क्वेश्चन आया है, तो एंडोन्यूक्लियोजेज, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस आपने पढ़ा है, इसको केमिकल नाइव बोलते हैं, है ना। इन जनरल द डेवलपमेंट ऑफ हिस्ट्री ऑफ मैमेलियन हार्ट इज ऑब्जर्व दैट इट पासिस थ्रू 2 चैम्बर्ड फिश लाइक हार्ट, 3 चैम्बर्ड फ्रॉग लाइक, फाइनली 4 चैम्बर्ड स्टेट, टू विच हाइपोथेसिस कैन अबव साइटेड स्टेटमेंट टू बी अप्रॉक्सीमेटेड। तो ये जो आपके पास ऊपर स्टेटमेंट दी है मैमेलियन हार्ट की, तो ये जो है क्या बोला है कि जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट चल रही होती है तो पहले 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है ना, फिर बाद में वो 3 चैम्बर्ड बनता है और फिर 4 चैम्बर्ड बन जाता है। मैन की एम्ब्रियोनिक हिस्ट्री की बात कर रहे हैं। तो ऐसा क्यों है, किस हाइपोथेसिस की वजह से इसको, इस स्टेटमेंट को की वजह से इसको दिया गया है, तो ये जो है वो बायोजेनेटिक लॉ से लिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे है ऑन्टोजेनी रिपीट्स फाइलोजेनी, ठीक है। ऑन्टोजेनी रिपीट्स फाइलोजेनी, ऑन्टोजेनी का मतलब होता है लाइफ हिस्ट्री ऑफ एन ऑर्गेनिज्म रिपीट्स द इवोल्यूशनरी हिस्ट्री, ठीक है, कि जो ऑर्गेनिज्म है वो अपनी, हमारे जो पूर्वज रहे होंगे उसको रिपीट करता है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम, ठीक है। तो ये इस स्टेटमेंट से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 95 का आंसर जो है वो है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 96 की बात करें, जीन्स दैट आर इन्वॉल्व इन टर्निंग ऑन और ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ अ सेट ऑफ स्ट्रक्चरल जीन इज कॉल्ड एज। तो क्वेश्चन नंबर जो 96 है आपका, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है रेगुलेटर जीन। तो रेगुलेटर जीन जो है वो टर्निंग ऑन, दे टर्न ऑन और ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है, वो रेगुलेट करते हैं इस चीज़ को। क्वेश्चन नंबर 96(7) का बात करें, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेसिस आर, तो कैसे होते हैं ये, तो ये रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेसिस जो है वो एक्चुअली वो बैक्टीरिया बनाते हैं, ठीक है, इसको बैक्टीरिया से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, वो बैक्टीरिया के डिफेंस मैकेनिज्म के पार्ट होते हैं, ठीक है, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेसिस।
तो जैसे मतलब, और ये डिफेंस मैकेनिज्म, ये होस्ट सेल को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, ठीक है। ये सिर्फ जो है वो मतलब फॉरेन मटेरियल पे काम करेंगे, ठीक है। तो ये उस चीज़ का काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 की बात करें, डीएनए एलिमेंट्स विच कैन स्विच देयर पोजीशन आर कॉल्ड, ठीक है। अपनी पोजीशन को जो चेंज कर सकते हैं उनको ट्रांसपोजोन्स बोलते हैं, यानी कि जंपिंग जीन्स, आपने पढ़ा होगा जंपिंग जीन्स, पिछली बार भी हमने ये डिस्कस किया था। जंपिंग जीन्स क्या करते हैं, ये आपके म्यूटेशन को ये रिवर्स करने में भी हेल्प करते हैं, ठीक है। ये बहुत अच्छी डिस्कवरी है, मतलब कोई म्यूटेशन हो गई है तो उसको रिवर्स करने के लिए आप इनका यूज़ कर सकते हैं, ट्रांसपोजोन्स का। In Down syndrome, karyotyping has shown the disorder is associated with trisomy of chromosome number 21 is usually due to, तो डाउन सिंड्रोम में क्या होता है कि ट्राइसोमी हो जाती है क्रोमोसोम नंबर 21 की। तो जो ट्राइसोमी है वो होती कब जैसे है, ठीक है, तो वो एक्चुअली हो जाती है, अगर हम बात करें ये ट्राइसोमी, ये एन्यूप्लॉइडी है, क्रोमोसोम नंबर में चेंज हो जा रहा है, ठीक है, एक्स्ट्रा कॉपी प्रेजेंट है आपके पास। तो स्पर्म नॉर्मल है लेकिन एग जो था वो ही एबनॉर्मल था। तो एबनॉर्मल एग मोस्टली जो है वो आपके 45 की एज के बाद प्रोड्यूस होते हैं। तो उस टाइम पे क्या होता है कि ज़रूरी नहीं सब में हो, लेकिन उस टाइम पे मेनली अगर देखा जाए तो जो नॉन डिस्टिंक्शन हो जाती है एग सेल फॉर्मेशन के टाइम पे, ठीक है। तो उस वजह से जो है वो आपको ये डाउन सिंड्रोम में ट्राइसोमी आपको देखने को मिलती है। अगर हम बात करें रेडियोएक्टिव थायमिडीन की, व्हेन एडेड टू द मीडियम सराउंडिंग लिविंग मैमेलियन सेल गेट्स इनकॉर्पोरेटेड इनटू a newly synthesized DNA. Okay, which of the following type of chromatin is expected to radioactive if cells are exposed to radioactive thymidine as soon as they enter S phase? तो यहाँ पे अगर हम बात करें रेडियोएक्टिव थायमिडीन की, ठीक है, व्हेन एडेड टू रेडियो, तो यहाँ पे कौन सा बोला है कि क्रोमेटिन है जो रेडियोएक्टिव होगा। तो ये अगर हम बात करें यहाँ पे यू क्रोमेटिन एंड हीटेरोक्रोमेटिन दोनों ही जो हैं वो रेडियोएक्टिव आपको देखने को मिलेंगे। क्यों? क्योंकि ये दोनों ही रेप्लिकेट करते हैं एस फेज में, ठीक है। तो यहाँ पे आपको रेप्लिकेशन की वजह से दोनों के रेप्लिकेशन की वजह से आपको रेडियो एक्टिव एक्टिविटी जो है वो देखने को मिलेगी, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, बोथ हीटेरोक्रोमेटिन एंड यू क्रोमेटिन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 101 देखें, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ जेनेटिकली डिफरेंट गैमीट्स विल बी प्रोड्यूस्ड बाय अ हेटेरोजाइगस प्लांट हैविंग अ जीनोटाइप ए, बी, बी एंड सी, सी। अब यहाँ पे बता दूँ मैं आपको, ऐसे आप काउंट करने के लगेंगे रे तो आपके लिए ये बहुत ही मतलब डिफ़िकल्ट होगा। तो इसके लिए एक फार्मूला है 2n, ठीक है। अब यहाँ पे n जो है वो नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस, ठीक है, ऑर्गेनिजम्स। तो हेटेरोजाइगस कितने हैं? हेटेरोजाइगस जाइगोट देखना है आपने, तो इसमें सिर्फ एक ही हेटेरोजाइगोट है, ये भी होमोजाइगस, ये भी होमोजाइगस है, सिर्फ एक हेटेरोजाइगस है। तो 2 की पावर यहाँ पे आप n की जगह लिखेंगे n इक्वल्स टू 1, तो 2 की पावर 1 फिर से 2 ही आ गया, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए। इसकी जगह अगर कोई और होता, अगर मैं एग्जांपल दूँ आपको, मान लो ए, बी, बी, सी, बड़ा सी लेते हैं यहाँ पे, स्मॉल सी। अब देखो यहाँ पे 2n अगर हम यूज़ करें और गैमीट्स निकालने हमने, एक हेटेरोजाइगोट दूसरा हेटेरोजाइगोट, यानी यहाँ पे 2 की पावर 2 आएगी, ठीक है। तो 2 इंटू 2, 2 2 ज़ा 4, तो यहाँ पे कितने गैमीट्स बनेंगे? 4, ठीक है। तो ये मैं आपको ये न्यूमेरिकल आपने आपको ये बहुत बार आते हैं तो ये सॉल्व करना आपको आने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 102, मेंटल रिटार्डेशन इन मैन एसोसिएटेड विद सेक्स क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी इज यूजुअली डू। मेंटल रिटार्डेशन, ठीक है, विद सेक्स क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी। तो यहाँ पे मेंटल रिटार्डेशन एक्चुअली इस वजह से होती है, अब यहाँ पे मैन बोला है, ठीक है, तो मैन में जो है वो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम होता है, ठीक है। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में आपको इस तरह से देखने को मिलता है कुछ कंडीशन X, X एंड Y,
ठीक है, 44 इंटू XXY। तो यहाँ पे क्या है आपके पास X एक्स्ट्रा है, ठीक है। तो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में इस तरह से होगा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, इंक्रीज इन एक्स कॉम्प्लीमेंट, है ना। एक्स कॉम्प्लीमेंट ज़्यादा है इसमें, उस वजह से आपको मेंटल रिटार्डेशन देखने को मिलती है। विच ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिटीज इज मोर वल्नरेबल टू इन्वेजन बाय आउटसाइड एनिमल्स एंड प्लांट्स। तो सबसे ज़्यादा जो है वो वल्नरेबल अगर हम देखें तो वो होते हैं ओशनिक आइलैंड्स कम्युनिटी, ठीक है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो ओशनिक आइलैंड्स होते हैं उनमें नेचुरल कॉम्पिटिटर्स बहुत कम होते हैं, ठीक है। तो उस वजह से इन्वेजन जो है वो ईजी हो जाता है यहाँ वहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 104 को देखें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज यूज्ड एज इंडिकेटर ऑफ वाटर क्वालिटी। तो देखिए ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है एस्चेरिशिया कोलाई, ठीक है। एक्चुअली एस्चेरिशिया जो कोलाई है इसमें क्या होता है, जो ये आपकी इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है, तो जैसे ही कोई वाटर बॉडी में आप फीकल मैटर अगर मिलता है तो आपकी इंटेस्टाइन से आपको पता है ना कि ये आपकी फीकल मैटर में भी प्रेजेंट होगा। तो जैसे ही अगर वाटर बॉडी में इसकी कंटेंट ज़्यादा है तो इसका मतलब उसमें फीकल मैटर है, ठीक है, और वो अनफिट है आपके कंजम्पशन के लिए। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है एस्चेरिशिया। अगर क्वेश्चन नंबर 105 देखें, टू अपोजिट फोर्सेज ऑपरेट्स इन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एवरी पॉपुलेशन, वन ऑफ देम रिलेट्स टू एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस एट अ गिवन रेट, द फोर्सेज आर कॉल्ड एज। तो उस चीज़ को आप बोलते हैं एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस। आपको बताया कि मतलब अगर एनवायरनमेंट में कोई चेंज नहीं होगा, स्टेबल मिलेगी, तो रिप्रोडक्शन करना बहुत आसान होगा, ठीक है। तो एनवायरमेंटल जो रेजिस्टेंस है, जैसे कि वो उसमें कुछ भी आ सकता है, जैसे कि प्रेडेटर्स आ सकते हैं आपके, है ना, डिजीज़ आ सकती है, फूड की कमी आ सकती है, कॉम्पिटिटर्स, फिर वाटर और हैबिटेट के लिए आपका कंपटीशन। तो ये अपोजिट फोर्सेस को इनको मेंटेन अपोजिंग करने के लिए एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस होती है। Question number 106, albinism is known to be due to an autosomal recessive mutation. The first child of a couple with normal skin pigment was an albino. What is the probability of second child will also be an albino? ठीक है, आपको पता है कि जो एल्बिनो का मतलब होता है बिल्कुल वाइट स्किन, और एल्बिनो होने के लिए बिल्कुल भी क्या होनी चाहिए आपके पास, दोनों ही रिसेसिव जीन्स होने चाहिए। मान लो ये रिसेसिव, ये किसके लिए है, एल्बिनो के लिए। पेरेंटल अगर जीनोटाइप की बात करें तो वो कैसा होना चाहिए, ऐसा भी हो सकता है ना, या ऐसा हो सकता है। और अगर हम बात करें, अब यहाँ से हमने पेरेंट का अगर जीनोटाइप पता लगाना है तो वो कैसे करेंगे। अब देखो यहाँ पे इसके पास दोनों ए है, तो एक मतलब मदर से आएगा और एक फादर से आएगा। अगर हम एक पेरेंट का देखें ये है और दूसरे का मान लो ये है, तो ये पॉसिबल कैसे होगा, है ना, इसके पास तो स्मॉल ए है ही नहीं। तो यानी कि आपके पास जो दोनों पेरेंट्स हैं उनका जो जीनोटाइप है वो ऐसा होना चाहिए, एल्बिनो है, ठीक है, पर ए हेटेरोजाइगस कंडीशन में है, नॉर्मल है पर हेटेरोजाइगस कंडीशन में। अब ये लग गया पता हमें पेरेंट्स का जीनोटाइप। तो अगर हम इसमें क्रॉस करवाएं और हमने अगले चाइल्ड का देखना है कि वो एल्बिनो, उसकी कितनी प्रोबेबिलिटी है, तो जैसे मान लो ए और ए एंड ए, ठीक है। अब ये देखो ए स्मॉल ए एंड स्मॉल ए एंड ए, तो कितनी प्रोबेबिलिटी आई, 75% तो सारे क्या है, नॉर्मल हैं, लेकिन सिर्फ 25% है ना जो है वो क्या है, आपका एल्बिनो होगा। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन ए, 25%, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 107, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, Homo erectus is ancestor of man, Cro-Magnon man fossil has been found in Ethiopia, Neanderthal man is the direct ancestor of Homo sapiens, Australopithecus is the real ancestor of modern man। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है Neanderthal man is the direct ancestor
ऑफ होमोसेपियंस। वो मोस्टली जो है वो मतलब हमारी तरह दिखने में भी था और गॉड में भी मानता था बल्कि, ठीक है। अगर हम 108 की बात करें, एज ऑफ फॉसिल ऑफ ड्रायोपिथिकस ऑन द जियोलॉजिकल टाइम स्केल, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ये आपको याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 109, लाइफ कैन नॉट ओरिजिनेट फ्रॉम इनऑर्गेनिक मटेरियल एट प्रेजेंट बिकॉज। अब इनऑर्गेनिक मटेरियल से लाइफ ओरिजिनेट नहीं हो पा रही है, क्यों, ऐसा क्यों है? अगर हम शुरुआती दिनों की बात करें, जब क्या हो रहा था, लाइफ ओरिजिनेट हो रही थी हमारी अर्थ पे, तब आपको पता होगा कि हमारे जो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन की कमी थी, ठीक है। लेकिन अब क्या है, तो वो एटमॉस्फेयर था आपका रिड्यूसिंग टाइप का एनवायरनमेंट था वहाँ पे लेकिन अब जो है वो आपके पास ऑक्सीजन जो है वो बड़ी ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट है, ठीक है, और ऑक्सीडाइजिंग एटमॉस्फेयर है, तो इस वजह से जो आपकी लाइफ है वो अब भी ओरिजिनेट नहीं हो सकती है इनऑर्गेनिक मटेरियल से। तो क्वेश्चन नंबर 109 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, वेरी हाई अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर। क्वेश्चन नंबर 110 की बात करें, जेनेटिक ड्रिफ्ट ऑपरेट्स ओनली, तो जेनेटिक ड्रिफ्ट सिर्फ स्मॉलर पॉपुलेशन में देखने को मिलता है, क्यों? क्योंकि ऐसी पॉपुलेशन में जीन्स आसानी से लॉस्ट हो सकते हैं, ठीक है। बड़ी पॉपुलेशन में ये चीज़ मुश्किल होती है। मान लो कोई ग्रुप है, कोई 50 ही मतलब प्रेजेंट है पॉपुलेशन कोई किसी ऑर्गेनिज्म की, तो उसमें से मान लो 25 ऑर्गेनिज्म पे मान लो कोई हाथी चढ़ गया, कोई चींटी की पॉपुलेशन थी, हाथी चढ़ गया तो वो 25 लॉस्ट हो गए, 25 के 25, है ना। तो वो उस चीज़ में जेनेटिक ड्रिफ्ट जो है वो उस टाइप वहाँ पे ऑपरेट करता है, बड़ी पॉपुलेशन में इजीली ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है। 111 की बात करें, टाइफॉइड फीवर इज कॉज्ड बाय, टाइफॉइड फीवर सैल्मोनेला टाइफी कॉज करता है, ठीक है, GRD या GRDasis, ठीक है, और सैल्मोनेला टाइफी, टाइफॉइड फीवर कंटेमिनेटेड वाटर और फूड की वजह से होता है। क्वेश्चन नंबर 112 की बात करें, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस हैज़ प्रोटीन कोड एंड जेनेटिक मटेरियल विच इज़, जो ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस होता है उसमें जो उसका प्रोटीन कोड है उसको बोलते हैं आप कैप्सिड, ये आपको पता होना चाहिए, ये क्वेश्चन भी डायरेक्ट आता है, ठीक है। एंड जेनेटिक मटेरियल, ठीक है, जो उसका जेनेटिक मटेरियल है वो है सी, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA होता है इसके पास, ssRNA, ठीक है। और जैसे ही ये होस्ट सेल में इनकॉर्पोरेट होता है तो ये डबल स्टैंडर्ड बन जाता है और फिर सारी मशीनरी को कंट्रोल करता है, तभी ये मतलब इसकी वैक्सीन तभी नहीं खोजी जा रही है ना, इसीलिए इसका इलाज संभव नहीं है। द रिकॉम्बिनेटेड DNA इज अचीव्ड बाय क्लीविंग द प्रो DNA बाय, तो कैसे क्लीवेज कैसे करते हैं आप, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से, ये आपको पता है। द यूकैरियोटिक जीनोम डिफर फ्रॉम प्रोकैरियोटिक जीनोम बिकॉज, तो यूकैरियोटिक जीनोम और प्रोकैरियोटिक जीनोम में जो डिफरेंस है वो है रेपिटेटिव सीक्वेंस, ठीक है। यूकैरियोटिक में रेपिटेटिव सीक्वेंस होती है जीन्स की, लेकिन जो प्रोकैरियोटिक है ऐसा उसमें नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 115 की बात करें, अ फ्यू ऑर्गेनिज्म आर नोन टू ग्रो एंड मल्टीप्लाई एट टेम्परेचर ऑफ 110 एंड 108 डिग्री सेल्सियस बिलोंग्स टू। अब यहाँ पे आपको पता है कि ये बड़ा हाई टेम्परेचर है, ऐसे ऑर्गेनिज्म को थर्मोफिलिक बोलते हैं, यानी कि हीट लविंग बोलते हैं, ठीक है, हीट लविंग, जिनको हीट पसंद है ना ग्रो होने के लिए। अब ऐसा है जो थर्मोसबेरियल फंजाई है, ये जो अच्छे से ग्रो करते हैं तो ये 75 to 80 डिग्री सेल्सियस में करते हैं, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं। मरीन जो आर्की बैक्टीरिया है ये जो 35 to 50 डिग्री में करते हैं। थर्मोफिलिक सल्फर बैक्टीरिया है, इनको चाहिए 100 to 105, ठीक है। और हॉट स्प्रिंग ब्लू ग्रीन एल्गी है, इनको जो है वो एक्चुअली हीट पसंद ही नहीं होती है, ठीक है, डू नॉट लाइक हीट, तो इनको हीट पसंद ही नहीं है, तो फिर कैसे, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सी, थर्मोफिलिक सल्फर बैक्टीरिया। क्वेश्चन 116, द DNA ऑफ ई कोलाई इज, तो ई कोलाई का जो DNA है वो है डबल स्ट्रैंडेड एंड सर्कुलर,
ठीक है। सर्कुलर डीएनए और डबल स्ट्रैंडेड डीएनए आपके पास ई कोलाई के पास होता है। 117 द मेन रोल ऑफ बैक्टीरिया इन द कार्बन साइकिल इन्वॉल्व्स, ठीक है। तो बैक्टीरिया का मेन रोल क्या होता है कार्बन साइकिल में, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, डाइजेशन एंड ब्रेक डाउन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनको ब्रेक डाउन करना। 118 which of the following microorganism is used to for the production of citric acid and industries, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सी, एस्परजिलस नाइगर, ठीक है। तो जो यहाँ पे इस इंडस्ट्री में जो फर्मेंटेशन है वो जो है वो एस्परजिलस नाइगर की हेल्प से की जाती है ऑन शुगर सिरप्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 119 ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू अनदर इन द ट्रांसडक्शन प्रोसेस इज थ्रू, ठीक है। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है 119 का वो है सी। तो यहाँ पे जो फेज हैं उनको रिलीज किया जाता है एक डोनर बैक्टीरियल स्टेन से, ठीक है। तो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो है वो एक बैक्टीरियम से दूसरे बैक्टीरियम में चली जाती है, ठीक है, ट्रांसडक्शन। तो बैक्टीरियोफाज ऐसे वायरस होते हैं जो कि बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं कहीं ना कहीं। 120 देखें द हार्मोन दैट स्टिमुलेट्स द स्टमक टू स्क्रीट गैस्ट्रिक जूसेस, तो गैस्ट्रिन ऐसा हार्मोन है जो कि जी सेल्स क्रिएट करती हैं आपके स्टमक और इंटेस्टाइन की, और ये स्टिमुलेट करता है आपके गैस्ट्रिक जूसेस को, ठीक है, फॉर द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपकी कोई भी क्वेरी होगी तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। प्लीज़ लाइक द वीडियो। थैंक यू।